हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं NIOS क्लास 12th का एक क्वेश्चन पेपर जो कि मुझे सौम्या जी ने भेजा है। थैंक यू सो मच सौम्या सिंह, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा। रियली थैंकफुल टू यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन पेपर। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 45 क्वेश्चंस जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। कहीं कहीं पर इंटरनल चॉइस गिवन है तो वहाँ पर आपको चॉइस है, अदरवाइज सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं। 1 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के हैं, MCQ फॉर्म में हैं। कुछ सब पार्ट्स भी हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच द कॉलम, 1 वर्ड आंसर, सो ऑन। 26, 28, 34, 41 एंड 43 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। 30 वर्ड्स में उनका आंसर देना है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, 27, 36 एंड 43 मार्क्स के हैं एंड इनके आंसर्स 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 44 एंड 45 4 मार्क्स के हैं और इनके आंसर्स 100 वर्ड से एक्सीड नहीं होने चाहिए। देन वी हैव 42 जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसकी वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड्स में होगी। 35, 37, 39 हैव 2 टेस्ट आइटम्स। इन सब पार्ट्स में इंडिविजुअल वो 1-1 नंबर के होंगे। अब क्योंकि ये ESP वाला पेपर है तो इसमें दोनों पार्ट्स में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा, जिनमें से आपको एक मॉड्यूल अटेम्प्ट करना है। तो आपको 2:30 बजे अगर आपका पेपर शुरू होता है तो आपको 2:15 बजे पेपर दिया जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रहे कि उस समय आपको आंसर शीट पर कुछ नहीं लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली लॉन्ग। आप चाहें तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग। अदर देन दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पार्ट ए पर आ गए हैं, सेक्शन ए, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। दोस्तों, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो आपके लिटरेचर का पार्ट होते हैं। तो इट्स नथिंग बट योर बुक क्वेश्चंस, ठीक है। 14 नंबर के हैं ये क्वेश्चंस। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से पहले ज़रूर इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि आपको इनमें से कोई चॉइस दी जा रही है या आपको ये सारे ही करने हैं। होम डज शी, होम मतलब किसे, एड्रेस मतलब कहती है डार्लिंग, डार्लिंग किसे कहती है। ग्रैंड मदर हाउस में किसे कहती है डार्लिंग, ऑब्वियसली अपनी ग्रैंड मदर को ही कहती है, तो इसका आंसर है ग्रैंड मदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पोएट सेज, व्हेन मतलब जब पोएट कहता है लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागने दो, वो सारे देशवासियों से, हर व्यक्ति से क्या उम्मीद रखता है। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी पर्सन, वो चाहता है कि उसके सारे पर्सन, यानी कि ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरी पर्सन दैट दे अवेकन। तो मतलब हम अवेकन की बात कर रहे हैं, तो अवेकन फ्रॉम डार्कनेस, वो अंधेरे में से जाग जाएं। अब डार्कनेस ऑफ, अब अगर आप फर्दर इलाबोरेट करना चाहते हो तो डार्कनेस ऑफ बैकवर्डनेस लिख सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जितने भी अंधविश्वास हैं, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उन सब से बाहर निकल आएँ। सुपरस्टिशंस लिख सकते हैं। लेजीनेस लिख सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन। तो अगर आप डार्कनेस तक भी लिखेंगे तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अगर आपने पोएट का नाम पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से ये आंसर लिख सकते हैं। उनका नाम था निस्सिम एज़ेकाइल, तो आप लिख देंगे निस्सिम एज़ेकाइल। अब देखिए इसमें है चॉइस, तो आपके लिए इतना मुश्किल भी पेपर नहीं है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर दूसरा ले लिया जैसे सही था और शायद ठीक ही था, बेहतर था। डज द पोएट गेस द अदर पाथ वुड बी द बेटर वन।
क्या पोएट ने गेस किया, उम्मीद लगाई या अनुमान लगाया कि अगला दूसरा पार्ट जो था वो बेटर होगा? पोएट ने उससे कहा हाँ, बिकॉज वो लेस ट्रैवल था. यस, एज इट वॉज लेस ट्रैवल, तो इसलिए उसने दूसरा पाथ चुना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन द पोएट रेफर्स टू द येलो वुड, जब पोएट येलो वुड कहता है तो कौन सा सीज़न है? सीज़न है ऑटम. आप ऑटम लिख देंगे. इसमें भी चॉइस है. माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वॉट एक्ट ऑफ द पोएट्स फादर सेज ही वॉज रैशनलिस्ट. अब ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन लेसन में से ही कहा गया है. मेरा फादर स्केप्टिक थे, रैशनलिस्ट थे. तो रैशनलिस्ट यानी कि रैशनलिस्ट का मतलब है एक रैशनल बंदा जो कि लॉजिकल थिंकिंग से काम करता है. तो किस एक्ट से पता चलता है कि पोएट के फादर एक रैशनलिस्ट पर्सन थे? जब उन्होंने व्हेन ही ट्राइड टू पुट पैराफिन वैक्स ऑन द bitten toe of the mother. जब फादर ने मदर की जो वो टो थी जिस पर स्कॉर्पियन ने काट लिया था, डंक मार दिया था, जिस पर उन्होंने पैराफिन वैक्स लगाया, बाकी लोगों के विपरीत उन्होंने इस पर सुपरस्टिशन ना सोचकर, सुपरस्टिशन के बारे में ना सोचकर उन्होंने कुछ मरहम लगाने की कोशिश करी. इससे पता चलता है कि वो एक लॉजिकल बंदे थे, वो साइंटिफिक रीजनिंग के साथ काम करते थे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसमें भी आप देख सकते हैं चॉइस है बिटवीन ए एंड बी. तो होम इज़ द पोएट मिसिंग? इट लुक्स लाइक कि ये ग्रैंड मदर्स हाउस की तरह है, तो पोएट अपनी दादी को ही मिस कर रही है, तो यहाँ ग्रैंड मदर ही लिख देंगे आप. कितना आसान है ना, 1 नंबर आ गया. हाउ डज द पोएट पोर्ट्रे द मदर्स रिएक्शन टू द स्टिंग? अब पोएट ने मदर का रिएक्शन, स्कॉर्पियन ने जब काटा तो माँ का रिएक्शन कैसा था? तो मदर वॉज एक्चुअली थैंकफुल बिकॉज शी थैंक्ड कि स्कॉर्पियन ने मेरे बच्चों को छोड़ दिया. स्कॉर्पियन लेफ्ट हर चिल्ड्रन एंड चोज हर इंस्टेड. तो इससे माँ का सेल्फलेस लव पता चलता है कि माँ का सेल्फलेस लव है टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन. तो जब बच्चों के लिए एक सेल्फलेस लव होता है तो माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे ही तो काटा है, मेरे बच्चों को तो छोड़ दिया. राइट. सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ द पोएट व्हेन द मदर वॉज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन. आप देख सकते हैं 6th और 7th क्वेश्चन जो है, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, ध्यान से पढ़ें नीचे का टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन 6 and 7. तो 2 क्वेश्चंस इस टेक्स्ट पर बेस्ड हैं. तो आइए देखते हैं. अडॉप्टेड चाइल्ड, आराधना एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आई स्टेयर्ड एट हर. अडॉप्टेड चाइल्ड मतलब गोद ली हुई बच्ची आराधना. आर आइज लॉक्ड, आई हेल्ड आउट अ हैंड. तो ये आई मस्ट नो द ट्रूथ से लिया गया है. अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. आपको एनी 2 इसमें से करनी है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आराधना डिड नॉट नो दैट शी वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड. तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आराधना को नहीं पता था कि वो एक अडॉप्टेड बच्ची है. ठीक है, तो इस पैसेज से कैसे पता चलता है? तो आइए यहाँ देखते हैं. लेट सुनीता टेल हर. चलो सुनीता को उसे बताने दो. बताने दो का मतलब उसको नहीं पता था, तो हम इसे कहेंगे ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. बोथ ग्रैंड मदर एंड पामेला हैड एन इल फीलिंग टूवर्ड्स आराधना. ग्रैंड मदर और पामेला दोनों की इल फीलिंग थी. आराधना, इल फीलिंग मतलब बुरा फील करते थे. वेल, आंट पामेला की तो थी लेकिन दादी माँ की तो नहीं थी, आई थिंक, है ना. देखो वो यहाँ पर क्या बोल रही थी, माई ग्रैंड मदर्स वॉइस, आराधना एन अडॉप्टेड चाइल्ड. I felt a sickening wave pull me off the ground. My grandmother's voice reached me. Doesn't have to be you. And now, not another word, Pamela. I forbid you to. मतलब ग्रैंड मदर तो खुद पामेला को मना कर रही हैं कि फालतू की बात मत बोलो.
तो हम इसे कहेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि पामेला की तो थी इल फीलिंग, लेकिन ग्रैंड मदर की इल फीलिंग नहीं थी। ग्रैंड मदर हैड नॉट रिवील्ड द फैक्ट दैट शी वॉज दैट्स ट्रू, बिकॉज यहाँ पर ये लेट सुनीता टेल हर कहा गया है। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन 7 करते हैं। फ्रॉम द क्लाउड ऑफ मिस्ट एंड फॉग हियर मीन्स, मिस्ट एंड फॉग का जो क्लाउड था यानी कि धुंध का जो बादल था, उसका क्या मतलब है? क्या लाउडली स्पीकिंग, फेंटेड लो वॉइस, डिस्कशन। सो इट इज़ फेंटेड लो वॉइस, मतलब ऐसी आवाज़ जैसे ध्यान से समझ में नहीं आ पा रही थी। चलिए मैच द कॉलम आ गया है, आई मस्ट नो द ट्रूथ। तो आराधना को आप किससे मैच करेंगे? आराधना वॉज लव्ड बाय ऑल एक्सेप्ट आंट प्रमिला। आराधना को सबके द्वारा प्यार किया गया एक्सेप्ट आंट प्रमिला। पेरेंट्स ने कोई डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं किया टू ईदर आराधना और सिमी। आराधना और सिमी दोनों बहनें थी, लेकिन पेरेंट्स ने कोई डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं किया। सो दिस इज़ सेकेंड। ग्रैंड मदर एक वाइज और लवली पर्सन थी, तो ये हो गया। मदर हैड परचेज्ड अ नेकलेस फॉर आराधना, फोर्थ। ठीक है, तो मदर ने नेकलेस ख़रीदा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ केस ऑफ सस्पेशन, जो कि वो डॉक्टर एवेंस और डॉक्टर बेंसन का, आप देख सकते हैं 2 नंबर का है। कैट लाइक फेस को आप क्या कहेंगे? कैट लाइक फेस, तो नॉइजी तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक भी नहीं होगा, स्टेल्थी एंड नॉइजलेस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको लगता है कि आप ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप इनको टुवर्ड्स द एंड करें, अपना टाइम इस तरह के क्वेश्चंस में वेस्ट ना करें। ओके, फाइंड द वर्ड विच डज़ नॉट मीन। अब देखो यहाँ पर डज़ नॉट है, तो अगर आपने मीन्स वाला कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉकेट हैड अ होल। डज़ नॉट मीन फिंगर वेंट डीप इनटू द पॉकेट, फाइंड द कार की, चेक द टाइम्स, इट इज़ पॉकेट हैड अ होल। ठीक है, ओके, चलिए सेक्शन ए हो गया है हमारा। अब सेक्शन बी पर आ गए हैं हम। अब ये कहता है नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, विच मीन्स दैट दीज आर अनसीन पैसेजेस। तो एक थोड़ा सा लैंग्वेज का हल्का सा डिफरेंस हो गया है, सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ओके, चलिए, तो ये अनसीन पैसेज है एंड दिस इज़ परटेनिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप चाहें तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रीड दिस पैसेज, रीड कर लें एटलीस्ट वंस। अगर एक बार में समझ ना आए तो इसे 2 बार भी पढ़ सकते हैं, बट रिमेंबर यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रामजी लाल हैड ट्रैवल्ड बाय डैश टू मुंबई। अब आपका कीवर्ड क्या है? मुंबई। ठीक है, और ट्रैवल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है ट्रैवल आपको नहीं मिल रहा। रामजी लाल ट्रेन वॉज लेट, इट रीच मुंबई। तो मुंबई कैसे आए थे? ट्रेन से आए थे। So you will write train over here, right? Next question, रामजी लाल wandered through। wandered through का मतलब वैसे तो भटकना होता है, इधर उधर घूमना। wandered through the dash in the midnight to find a resting place। किससे wander कर रहे थे? midnight पे। तो midnight में वो wander कर रहे थे। okay, wandered through, देखो wandered through आप देख रहे हो ट्रेन यहाँ पर मिला और फिर कितनी दूर बाद मिला है, तो स्ट्रीट्स आपका आंसर है। स्ट्रीट्स इज़ द करेक्ट आंसर। रामजी लाल रिफ्यूज टू गिव डैश टू द पोर्टर और एल्स ही वुड हैव फाउंड अ रूम फॉर चीप। उसने पोर्टर को क्या नहीं दिया? 100 रुपये नहीं दिए। द नाइट लॉन्ग इन द ओपन मेड हिज डैश स्टिफ। किस चीज़ से उनका डैश स्टिफ हो गया था? स्टिफ ढूंढो, स्टिफ किस द की वर्ड? स्टिफ। मेड हिज एवरी लिम्ब, एवरी लिम्ब। तो एनी 3 करने हैं, आप कोई भी 3 कर सकते हैं। अब आते हैं 11th क्वेश्चन। अब इसमें देखो चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, एनी 3 करने हैं आपने। इसमें भी 2-3 दिए हुए हैं क्वेश्चंस, सो यू हैव टू डू एनी 3 आउट ऑफ दीज। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट वन। कौन सा ऑप्शन रामजी लाल के कैरेक्टर को डिफाइन करता है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि रामजी लाल 100 रुपये भी नहीं देना चाहता था पोर्टर को, और वो चाहता था कि फ्री जगह मुझे मिल जाए रहने के लिए। एक ऐसी आसानी से वो पार्क बेंच पर ही सो गया क्योंकि उसे रूम नहीं मिला, और वो थक गया था, फिर भी वो घूमता रहा क्योंकि वो 100 रुपये नहीं देना चाहता था। जिससे क्या पता चलता है? क्या वो एडवेंचर लविंग पर्सन था, फन लविंग था, थ्रिफ्टी था, एक्स्ट्रावेगेंट था?
अब अगेन इसके लिए आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस मीनिंग वाला क्वेश्चन, आप छोड़ दें इसे। तो फ़न लविंग तो समझ आ रहा है कि फ़न को पसंद करने वाला, एडवेंचर पसंद करने वाला। थ्रिफ्टी का मतलब होता है थोड़ा कंजूस। एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडर का मतलब है थोड़ा खर्चीला। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नियरेस्ट मीनिंग ऑफ शॉल्ट्री फ्रॉम द पैसेज। शॉल्ट्री का नियरेस्ट मीनिंग क्या है? शॉल्ट्री देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, ही थॉट ही वुड गो टू द शॉल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे द रेंट। यानी ऐसी जगह जहाँ पर उसे रेंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यू विल फाइंड द आंसर राइट इन द पैसेज ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्री रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द पैसेज इट इज़ अंडरस्टूड रामजी लाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह। उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिली क्योंकि उन्हें तो फ्री की जगह चाहिए थी। ही वॉन्टेड टू स्टे फ्री ऑफ कॉस्ट। पिक आउट द करेक्ट वर्क ऑफ द पोर्टर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पोर्टर का सही काम क्या होता है? पोर्टर क्या काम करता है? क्या वो लगेज उठाता है, रूम फाइंड करता है, सर्वेंट होता है? रामजी लाल का सर्वेंट होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लगेज कैरी करता है। अब देखो नेक्स्ट पैसेज है एक और ऐसा ही, और उसके साथ हैं 12 और 13 क्वेश्चन अटैच। ठीक है, तो अभी हम पैसेज नहीं देख रहे हैं, बट अगेन आपसे सजेस्ट यही करूँगी कि इसे 1 या 2 टाइम्स रीड करो ज़रूर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू रीड। ट्रू फॉल्स आ गया इसमें भी। आई थिंक इट इज़ करेक्ट। ना सर E.R. हेनरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द फिंगर प्रिंट। E.R. हेनरी ने इसको फर्स्ट बार यूज़ किया था। उन्होंने तो सिंपल वे ढूंढा था, बट वॉज ही द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ इट? आई डोंट थिंक सो। इट डजंट से दैट, सो इट हैज़ टू बी अ फॉल्स वन। फिंगरप्रिंट्स आर मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। क्या ये मोस्ट एक्यूरेट वे होते हैं? आइए देखते हैं। मोस्ट एक्यूरेट होते हैं ये, मोस्ट एक्यूरेट, यस। फूल प्रूफ वे, फूल प्रूफ मतलब इनसे बढ़िया कोई कोई चीज़ नहीं होती। सो दैट इज़ ट्रू, ट्रू है। नेक्स्ट इज मेन रीज़न वाई फिंगरप्रिंट्स इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक। क्यों ये मेन रीज़न यही है? मेन रीज़न yes, no two person ever had the same fingerprint, so it is true, correct. Police department has a record of fingerprints to dissolve the crime. crime को dissolve करने के लिए तो नहीं होता, तो it is a false. Present system of recording fingerprints is around 100 years old. Okay, let's see. Present system जो है वो 100 years old है। yes, century old system. century मतलब 100 years, so it is true. fingerprints are stored on a small piece of metal. क्या ये metal पर stored होता है? no, it is wrong because it is done on a white card. so white card it is, so it is false. मेटल पर तो इंक लगाई जाती है लेकिन स्टोर किया जाता है कार्ड पर। नो टू पर्सन कैन हैव सेम फिंगरप्रिंट्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द। यहाँ आपको ऑप्शंस हैं 2 चूज़ करने हैं ना, तो 2 लोगों के सेम फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं होते एक जैसे? उनकी डीएनए से होता है जो कि वो उन्हें पेरेंट्स से मिलता है। तो डीएनए एंड पेरेंट्स 1 and 2, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रिकॉर्ड्स बाय द पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प देम फाइंडिंग आउट मिसिंग पर्सन, फिंगरप्रिंट्स, अननोन डेड, पीपल अप्लाइंग जॉब्स। ओके, मिसिंग लोगों के बारे में मैंने यहाँ पर कहीं पढ़ा था कि मिसिंग पर्सन को भी ढूंढते हैं। एक तो क्राइम्स को, सस्पेक्ट को ढूंढते हैं, मिसिंग पर्सन, अननोन डेड। ठीक है, तो अननोन डेड भी है फर्स्ट एंड फोर्थ, इट इज़, सो इट इज़ डी। नाउ वी कम टू सेक्शन सी, ग्रामर। थोड़ा ब्लर है, प्लीज़ बेयर विद मी।
9 मार्क्स का है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसमें आपको एनी, इट लुक्स लाइक एनी वन, सो एनी वन करना है, ठीक है, वन करना है। शी डैश फॉर 2 आवर्स, अब यहाँ पर 2 आवर्स लिखा हुआ है ना, तो आप डांसिंग नहीं लिखोगे, आप लिखोगे शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम आ गया। द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होगा मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। अब आ जाइए 15th क्वेश्चन, एनी 3 प्लीज़ एग्जेम्प्ट मी। अब ये क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का, लिखा हुआ नहीं है बट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ये। सो प्लीज़ एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी। ही प्रोवाइडेड हिज फ्रेंड विद मनी। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ही इज़ एंक्शियस फॉर हिज रिजल्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी 2 आपने करने, टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। ओके, व्हेन देखो, व्हेन से शुरू हो रहा है, जब ऐसा हुआ, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो जब एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंडेंट होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर, हम उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेहा वेटेड फॉर द ट्रेन बट आ गया तो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एकदम सिंपल सेंटेंस है, कोई बात नहीं है एक्स्ट्रा। आफ्टर दे लेफ्ट ऑन द बस, मीना एंड सीमा, तो ये भी आफ्टर दे, जब वो हो गए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ओके, WH क्वेश्चन से शुरू करना है, एनी 2 करने। ओके, यहाँ आंसर दे रखा है, आपको क्वेश्चन बनाना है। शीला गा रही है, तो आप क्या कहोगे, कौन गा रहा है ना, हु इज़ सिंगिंग। सो क्या तोड़ा है, इट शुड बी व्हाट इंस्टेड ऑफ हु, इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी। इन लंडन, लंदन में रहता है, तो कहाँ रहता है, वेयर, ठीक है। देन डैश ऑफ द क्वेश्चंस कुड यू आंसर। आई कैन आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, नॉट द फर्स्ट वन। तो कौन सा आंसर, विच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तो विच इज़ द करेक्ट वन। आपने एनी 2 करने हैं, तो यू कैन डू इजीली। अब इसमें आपको पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स लगा के एनी 1 करना है। ओके, आई हैव लॉस्ट माई वॉच हैज़ बीन लॉस्ट। ओके, हर अंकल वॉज लुकिंग आफ्टर हर, लुकिंग, सो बीइंग लुक्ड आफ्टर, ठीक है, तो वॉज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर अंकल, ठीक है। ओके, अब आ जाइए सेक्शन डी पर, फंक्शनल राइटिंग स्किल्स। फंक्शनल राइटिंग का मतलब है पैराग्राफ और ये सब, ठीक है। क्वेश्चन है आपको 1920s के ऊपर बेस्ड है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय इज़ अ वेल नोन सेइंग। यहाँ पर खेलने के बारे में बात हो रही है, यूटिलिटी ऑफ गेम्स, ठीक है। इंडोर गेम्स मोर पॉपुलर, दे कैन बी प्लेड एनी टाइम्स, यू कैन राइट अ पैराग्राफ आर्टिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इंडोर गेम्स की बेसिकली बात की जा रही है। Hence the utility, indoor games have become more popular than outdoor games in big city. Big cities में indoor games ज़्यादा popular हो गए हैं, तो indoor games dominate the scene, ये हो जाएगा। अच्छा, elaborated, तो इसमें कौन से पॉइंट को आप elaborate करेंगे। इंडोर गेम्स हार्मफुल नहीं करेंगे, दे टीच डिसिप्लिन, ठीक है, टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 2 3 कर सकते हैं। आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप और कर सकते हो, इज़ मोर अप्रोप्रिएट, कौन सा प्रोवर्ब लगाएंगे। लर्निंग इज़ अ ट्रेजर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, नॉलेज इज़ बैलेंसिंग वर्क एंड प्ले कीप्स द स्ट्रेस अवे। आई थिंक ए इज़ ऑल्सो अ गुड वन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी एप्ट। एप्ट मतलब सही है इन एक्सपैंडिंग द मैसेज कन्वेड अबाउट लाइफ इन द पैसेज। तो यहाँ बेसिकली किस बात से पता चलता है कि पैसेज में क्या डिस्कस किया है। इंडोर गेम्स की ज़्यादा बात हो रही है, ओवरऑल बीइंग को वो हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग ड्राफ्ट एंड कंप्लीट इट बाय सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इंडोर गेम्स डेवलप द क्वालिटीज़ ऑफ सोशबिलिटी, टीम स्पिरिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड, बेसिकली आपको बताना है एंड क्या हो सकता है, ओबीडियंस हो,
क्योंकि यहाँ पर सोशबिलिटी, टीम स्पिरिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस हो सकता है। टायर्डनेस, दे रिफ्रेश द टायर्ड माइंड्स एंड प्रोवाइड, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चॉइस आ गई। वाइल राइटिंग दिस पैराग्राफ व्हाट डज द राइटर कॉन्सेंट्रेट ऑन, तो राइटर किस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल बेनिफिट्स ऑफ इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स के फ़ायदे। ट्रू फॉल्स बताने हैं राइटिंग टास्क के अंदर। ठीक है, कोई भी 4 करने हैं आपने। रिपोर्ट राइटिंग में थर्ड पर्सन यूज़ होता है, बिल्कुल सही। इफ़ेक्टिव लेटर में क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल सही। एनक्लोज्ड विद दिस लेटर इज़ माई रेज्यूमे इज़ रिटन इन अ लेटर टू द एडिटर, रिज्यूम क्यों भेज रहे हैं हम एडिटर को, तो फॉल्स कह दो। अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। Essays often present facts, their purpose extends beyond mere information dissemination, मतलब कुछ फैक्ट्स और पर्पस भी बताया जाता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती, बिल्कुल सही कहा। रिपोर्ट राइटिंग डज नॉट रिक्वायर अ टाइटल एज द रिपोर्ट विल एक्सप्लेन, नो इट इज़ फॉल्स, रिपोर्ट राइटिंग में टाइटल चाहिए। इनफॉर्मल लेटर में एक फ्रेंडली ग्रीटिंग होती है, पर्सनल टोन होती है, कैजुअल लैंग्वेज होती है, बिल्कुल सही। आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना मांग रहे हैं जॉब एप्लीकेशन में, तो इसको फॉल्स कह दो। इन अ लेटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कम्स बिफोर योर सिग्नेचर एंड इट टिपिकली एक्सप्रेस, बिल्कुल सही। आपका सिग्नेचर से पहले आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है कि आपकी प्यारी और बेस्ट विशेज़ और रिगार्ड्स। ठीक है, तो ट्रू है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच राइट आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में इनका जवाब देना है। What are the points to have the desired effect on the recipient in a formal letter? एक formal letter में क्या points होने चाहिए to have the desired effect? एक तो उसको format follow करना चाहिए, it should be in format, plus it should be grammatically correct. Grammatically correct होना चाहिए। Subject में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट शुड बी द पर्पस होना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। टोन कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल टोन होनी चाहिए एंड इंफॉर्मेटिव। जब आप कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप कुछ खबर सूचना दे रहे हैं। वाई इज सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज टू नो हु इज़ द सेंडर, टू नो अबाउट द सेंडर। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन ई पर। अब आप देख सकते हैं सेक्शन ई में आपको एक चॉइस है, सेक्शन ऑप्शन 1 करना है कि ऑप्शन 2 करना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई विल बी सॉल्विंग बोथ ऑफ देम। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन अ रेसिपिएंट्स जॉब, रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए आपको क्या होना चाहिए? कर्टसी एंड गुड मैनर्स। ठीक है ना। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट ऑफिस स्टाफ की क्या है? बिल्कुल सही, सी, डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट विद गेस्ट। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर अ रिसेप्शनिस्ट टू मेंटेन राइट टोन व्हेन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, वो राइट टोन कैसे मेंटेन कर सकती है? अपनी आवाज़ से, अपने जेस्चर से, अपनी लैंग्वेज से। अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, यहाँ पर एक डायलॉग है, इनमें से अंडरलाइन एक्सप्रेशन जो है वो सही नहीं है, इसकी जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे? तो इन्होंने कहा, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू, आई एम मनीष फ्रॉम नागपुर, आई हैड बुक 2 रूम्स इन योर होटल, ओह व्हेन, शो मी द रिसीट। ओके, तो आई थिंक सी ठीक लग रहा है। येस प्लीज़ गिव मी, लेट मी चेक इन, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ बुकिंग। तो आपने बुक किया था तो मुझे स्लिप दीजिए। ठीक है, और फिर मुझे बताइए कि डेट क्या थी। अब देखिए, आपको बताना है कि इसमें ये फ़ेस टू फेस है या टेलीफोनिक है, एंड वेदर द टोन इज़ पोलाइट और रूड। ठीक है, तो यहाँ इट्स ऑब्वियसली अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है ना। मे आई नो हु इज़ दिस, जब पूछ रहे हैं कौन है तो ये टेलीफोनिक है। ठीक है, तो या तो ये बी है, ए है या सी है। अब देखिए, आई एम सॉरी, सॉरी बोला है ना, तो इट इज़ पोलाइट, तो सी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज़ द सूटेबल आंसर।
वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिपीट टेलीफोन नंबर क्लियरली? रिपीट क्यों करना चाहिए? टू इंश्योर एक्यूरेसी। इट इज़ द थर्ड आंसर। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट कम्युनिकेट कैसे करेगा? ऑब्वियसली क्लियरली और डिस्टिंक्टली बोलेगा, चिल्लाएगा नहीं है, विस्पर नहीं करेगा, कोड में नहीं बोलेगा। ऑफिस यूज़ देख लेते हैं। आपको बताना है कि सूटेबल आंसर क्या है। आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। गुड मॉर्निंग श्रेया, हाय जया, तो श्रेया और जया बोला जा रहा है। येस मैडम, थैंक यू, आई हैड बीन टू, तो आई थिंक इट इज़ अ न्यूट्रल काइंड ऑफ अ टोन। पीपल यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सेंडिंग, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ठीक है, आपको करेक्ट मैच फॉर थैंकिंग अ पर्सन इन प्रायर, तो थैंक्स इन प्रायर, थैंक यू इन एडवांस, तो थैंक यू इन एडवांस TIA होता है। ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। ईमेल कंटेंट को लॉन्ग पैराग्राफ में लिखना चाहिए, नो। ईमेल को स्पीडी डिलीवरी के लिए लिखना चाहिए, यस। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, तो D ऑप्शन आपका सही है। तो अगर आपने यहाँ F और T लिख दिया कोई फ़ायदा नहीं, आंसर नहीं मिलने वाले, आपको D चूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सोर्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी यू आर गोइंग टू अपीयर। तो आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेंगे? फ्रेंड्स से, कंपनी से, नेबर से, या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज? आई थिंक B इज़ द करेक्ट आंसर। देन ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। पोस्चर फॉर अपियरिंग इज़ टू सिट अप स्ट्रेट एंड लीन, बिल्कुल सही, आपको ढंग से बैठना है, सीधे खड़े हो, सीधे बैठना है, पोस्चर ठीक रखना है। इज़ टू सिट अप स्ट्रेट एंड स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड, नो। तो आपको बेंड फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको लीन बैठना है, आपको बेंड नहीं करना है, कोई स्लाउचिंग नहीं चलेगी। रीचिंग लेट एंड आस्किंग फॉर एक्सक्यूज़, फॉल्स, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ठीक है। Next is you have to write an email to Shri Nirmal Travels to cancel and refund bus tickets. आपको सही पॉइंट्स चूज़ करने हैं। तो आपको क्या करना है, कैंसिल और रिफ़ंड। ठीक है, तो D आप चूज़ कर लो। तो अगर आप सैम्पल पेपर करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सैम्पल पेपर बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। यू आर इंट्रोड्यूसिंग द चीफ गेस्ट टू द एसोसिएशन मेम्बर्स, विच एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड। तो ऑब्वियसली आप चीफ गेस्ट को बता रहे हो तो आप विद ग्रेट प्लेजर और ऐसे बोलोगे, उनका नाम बताओगे। ठीक है, ऐसा नहीं। तो A इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट B पर, जहाँ हम दोबारा से सेक्शन A पर आ गए एंड वी आर बैक ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट मीन्स वी आर बैक ऑन द लिटरेचर पार्ट। तो हमने 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाउ ईजी इट इज़ टू स्कोर। थोड़ी सी रीडिंग है बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब आ जाइए दोबारा से पोएम पर। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या फादर के कैरेक्टर का क्या असेसमेंट किया आपने? तो फादर के कैरेक्टर का हमने असेसमेंट ये किया कि फादर एक लॉजिकल मैन थे, एक प्रैक्टिकल मैन थे, जो कि who did not believe in superstitions. He did not believe in superstitions. अगर आपको और इलाबोरेट करना है तो आप लिख सकते हो, he tried all cures, he tried the best possible cure to treat his wife. ठीक है, to treat his wife। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोएट प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर हिज मेन इन द कंट्री। पोएट ऑलमाइटी से यानी कि ईश्वर से अपने देश के लोगों के लिए क्या दुआ मांगता है? तो वो दुआ मांगता है कि उसके जो नेशन है वो पूरा फियरलेस बन जाए, जितने भी नागरिक हैं वो फियरलेस हो जाएं। ठीक है, तो पहली बात फियरलेस हो जाएं एंड दे बिकम फ्री ऑफ ऑल ईवल्स, फ्री ऑफ ऑल ईवल्स हो जाएं एंड दे कम आउट ऑफ द डार्कनेस, राइट, एंड देयर इज़ इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन।
उन्हें एजुकेशन का एक जैसा एक्सेस मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी वन करना है। इसमें कौन कितने थे? इसमें भी एनी वन करना था आपको। द पोएट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिमेंबर्स सर्टन थिंग्स। ग्रैंड मदर हाउस में पोएट कुछ चीज़ों को याद करती है। इससे क्या इफ़ेक्ट आता है? इससे इफ़ेक्ट ये आता है कि एक तो उसे याद आ रही है, फॉन्डनेस टुवर्ड्स द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए प्यार, ग्रैंड मदर, एंड द लोनलीनेस की फीलिंग उसमें आ जाती है, लोनलीनेस इन द हाउस, क्योंकि चीज़ों को याद करके उसे अकेलापन बहुत महसूस करती है। वाई डज द पोएट से एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा कुछ डिफरेंस कर दिया। तो बेसिकली पोएट इज़ स्लाइटली हैप्पी, पोएट खुश है, ही इज़ डिलाइटेड दैट ही हैज़ चोज़न द राइट पाथ बिकॉज ही फेल्ट फॉर्चुनेट कि मैंने ये पाथ चूज़ किया क्योंकि इट वॉज़ लेस ट्रैवल्ड, और इससे वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए उसने कहा कि इसने सारा डिफरेंस इसी पाथ ने बना दिया। वॉट रोल हैड नेहरू गिवन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देयर इज़ नो चॉइस माई डियर्स। देख लो। सो नेहरू सेड Nehru had given the role of science and technology to end. So it could end hunger, bhukmari, poverty, and insanitation, illiteracy, superstitions जैसे ईवल्स को ख़त्म करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया। Why did Ved protest with cries when eye drops were administered? वेद क्यों रोता था जब उसकी आँखों में आई ड्रॉप्स डाले जाते थे? Because they would stung and burn his eyes. क्योंकि उन सुरमों से, उन आई ड्रॉप से उसकी आँखों में जलन होती थी। Why did the doctor point the pistol at Evans? तो इसमें चॉइस है सेकेंड वाले में, आप देखो बी वाले में, बिकॉज ही थॉट दैट एवेंस, ही थॉट उसने सोचा दैट एवेंस हैड स्टोलन हिज वॉच, उसे लगा कि मेरी घड़ी एवेंस ने चुरा ली है। हाउ डिड जेरार्ड इम्प्रिजन द इंट्रूडर एंड सेव हिज लाइफ? उसने बेसिकली ट्रिक चली, उसने चालाकी चली, जेरार्ड ने वो चालाकी चलता है और कहता है कि तुम भाग जाओ। He convinces, क्योंकि डज है तो convinces the intruder and befools him, मतलब बेवकूफ़ बना देता है, and pushes him into a cupboard, and gets him imprisoned. ठीक है। Okay, what does the author mean when he says let us encourage all our fellow human beings to make personal choices to lead healthy lives? हम सब अपनी पर्सनल चॉइसेस खुद बनाते हैं ताकि हम हेल्दी लाइफ जी सकें। तो पोएट उससे क्या कहना चाहता है? पोएट सिंपली वांट्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है जिसमें इस तरह के ह्यूमन बीइंग्स हों जो कि अपनी खुद की पर्सनल चॉइसेस लेकर हेल्दी लाइफ जिएं। ओके, लेट्स कम टू नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट सेक्शन बी। ठीक है, 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, गगनयान इंडिया स्पेस एम्बिशंस। ओके, अब इसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर्स आ गए। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ आ गया, तो ये सीधा यहाँ से निकालना है। हाउ डज़ द गगनयान मिशन बेनिफिट? कैसे उसने बेनिफिट किया? बियॉन्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये वाला आंसर है आपका। इसका बी पार्ट में चॉइस है, तो अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स इज गगनयान एक्सपेक्टेड टू कैरी? कितने एस्ट्रोनॉट्स कैरी कर सकती है? गगनयान विल कैरी अ क्रू ऑफ 2 to 3 एस्ट्रोनॉट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 7 दिन के लिए, तो ये भी सिंपल है, तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर के बारे में है। वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट? तो प्लेज एन एसेंशियल रोल, यहाँ से कर दो, सपोर्टिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ।
वाई इज़ वाटर इन्वायरमेंट फॉर एनवायरनमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है वो भी आप बता सकते हो। इकोसिस्टम के लिए देखो हेल्दी एनवायरनमेंट, तो यहाँ से आप लिख दोगे एंड यू विल राइट इट ओवर हियर टिल हियर। ठीक है, 2 नंबर की क्वेश्चन है। व्हाट वुड हैपन विदाउट वाटर, पानी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो विदाउट वाटर, ये रहा विदाउट वाटर आपने लिख दिया। सिमिलर टू द फॉलोइंग, एटमोसफियर का क्या है, डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू फील दैट दिस क्वेश्चन इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, डोंट वेस्ट योर टाइम इन इट। एनवायरनमेंट, लोकेशन हो सकता है हैबिटेट, ये इकोसिस्टम हो सकता है, बट इट्स वेरी लूजली रिलेटेड, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, दैट्स वाई आई एम जस्ट वंडरिंग कि क्या होगा इसका आंसर। इफ़ यू थिंक दैट देर इज़ अनदर आंसर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, आई एम फेलिंग टू फाइंड इट आउट। कमिंग टू द नेक्स्ट पैसेज, इसकी समरी बनानी है। तो समरी में क्या करोगे आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ये सब फालतू बात नहीं लिखोगे। तो एन एलिफेंट डज नॉट वर्क मैकेनिकली, ओके, ही नेवर स्टॉप्स लर्निंग बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग, नॉट इवन okay, so don't do this, I do not believe in it. Okay, then his little actions are always revealing intelligence, or if he cannot reach then that's it. Okay, say this, you can take this, so either you do this or the other one, तो आप दोनों में से कोई भी एक समरी कर सकते हैं। ट्रीज़ के बारे में है, ट्रीज़ नॉट ओनली सप्लाइज, दिस इज़ सिंपल, अ लिटिल मोर सिंपल, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इसको मत इंक्लूड करो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ओके, नाउ कम टू ग्रामर। पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो राइम्स आर लर्नड व्हेन वी आर यूज्ड टू गो टू नर्सरी स्कूल। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड when infectious diseases were used to be incurable. Okay, then next is Malini said to Mahesh that I का हो जाएगा she, saw का हो जाएगा had seen that old man long ago. What can I do for you? तो आप कहोगे सुशीला asked Seema what she could do for her. ठीक है, तो ये हो गया। सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और ये WH क्वेश्चन का है, तो ये सारे आप चेक कर लेना। आई हैव ऑल्सो मेड अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर द सेम, कनेक्टर्स यूज़ करके। ओके, इट वॉज रेनिंग हैवीली, ओके, तो वी कुड नॉट प्ले क्रिकेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। ठीक है, इसको आई छोटा कर दो। आई हैव बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम द शॉप विच हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल फॉर द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली। ठीक, कितने करने, ओनली 1 पेयर। ठीक है, तो या तो ए कर लो या बी कर लो। अ नॉवलिस्ट इज़ अ पर्सन हु राइट्स नॉवेल्स। ठीक है, the security guard closed the gate as soon as he reached the bank. ठीक है, फंक्शनल राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब आपका लेटर राइटिंग आ गया प्रॉपर वाला। आपने क्या करना है, योर रोहित राणा, you had purchased an air conditioner for your office, it functioned well while installing, now it is not giving enough cooling effect, write a letter to the manager, Samsung Services, New Delhi। क्या करोगे, सेंडर्स एड्रेस लिखोगे अपना 12/150 न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर डेट डालोगे, फिर ये लिखोगे द मैनेजर, सैमसंग सर्विस सेंटर, न्यू दिल्ली। उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट लिखोगे लेस कूलिंग इफेक्ट गिवन बाय एसी, राइट, तो लेस कूलिंग इफेक्ट ऑफ एयर कंडीशनर। फिर आप लिखेंगे डियर सर, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द एयर कंडीशनर दैट वाज परचेज्ड लास्ट वीक इज़ नॉट गिविंग इनफ कूलिंग इफेक्ट। पैरा 1। पैरा 2 में आप बताओगे डिटेल कि वो इसमें से लीकेज हो रहा है, इसमें से कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट के लिए कूलिंग इफेक्ट होता है एंड देन इट सडनली गोज ऑफ। सो यू हैव टू इंक्लूड सर्टन डिटेल्स दैट यू वुड वांट द मैनेजर टू नो। देन फाइनली आप कंक्लूजन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्पीडी रिप्लेसमेंट और refund of the air conditioner. I am
also enclosing a copy of the bill, right? And then yours faithfully, yours sincerely, Rohit Rana. ठीक है. अच्छा, given below is a jumbled up memo. Put the sentences in the right order and rewrite the memo. तो मेमो को रीराइट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले ये तो ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू तो ठीक है. इट इज़ ऑल्सो, तो ऑल्सो वाली बात को हम बाद में ले जाएंगे. 1 को 2 कर देंगे, 2 को 1 कर देंगे. ठीक है. मस्ट ऑल्सो फॉलो, यहाँ भी सेम चीज़ है. इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो. ठीक. अच्छा, आप चेयरमैन हो एनवी वेलनेस सेंटर के. राइट अ नोटिस. नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है? कंपनी का नाम. तो सबसे ऊपर एनवी वेलनेस सेंटर आ जाएगा. उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस, फिर आप डालेंगे डेट. तो यहाँ पर ये नोटिस लिखा, फिर डेट डाली, फिर एक हेडिंग डाली. क्या लिखोगे? जनरल बॉडी मीटिंग. जनरल बॉडी मीटिंग एंड देन यू विल राइट द मेंशन द फॉर्मेट. All the members are hereby informed that the general body meeting is to be conducted on 5th of December 2024 in the conference room of so and so hotel या whatever, and then you write Neetu या नागेश अपना नाम, and then you will write general manager. तो ये हो गया नोटिस. ठीक. This is how you are supposed to write it. Any one of the following. आपको क्या करना है? पैराग्राफ लिखना है. रिपोर्ट, रिपोर्ट है, एंड हियर इट इज़ एन आर्टिकल. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने रिपोर्ट करनी है या आर्टिकल करना है. आर्टिकल का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, आपने सिर्फ एक हेडिंग डालनी है, 3 पैराग्राफ में बता देना है. रिपोर्ट में आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की तरह तो एक हेडिंग होनी चाहिए, आप डेट एंड टाइम होना चाहिए, एंड आपका नाम होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंट का, एंड देन आप इसमें मेंशन करोगे. ज़्यादातर इसमें थर्ड पर्सन ही यूज़ होगा दोनों के अंदर. ठीक है. दोनों का फॉर्मेट मैंने बता दिया. आप हॉस्पिटल में गए, आपने फैसिलिटीज़ देखी, डॉक्टर्स के बारे में देखा, नर्सेज, तो स्टाफ बहुत अच्छा था, रूम साफ़ सुथरे थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी थी. तो मिशन मैनेजर जिम्सन को करो रिपोर्टिंग. ठीक है. तो रिपोर्ट लिखनी है, तो अच्छा अच्छा लिखना है, कुछ भी नहीं है. फिर फ्लड्स आ गए, एंड देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ दी एंड डिस्पोजल शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो अगर सही तरह से कूड़े को फेंकेंगे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा. तो ये भी सिंपल है. इसमें आप एक इंट्रो दे दो, फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस डिस्कस कर दो, एंड देन कॉल टू एक्शन के लोगों को क्या करना चाहिए. इट्स अगेन वेरी सिंपल. ओके. देन सेक्शन ई, ऑप्शन 1 आ गया. तो ESP रिसेप्शनिस्ट देख लो. नीड टू हैव एन अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट डायरी क्यों होनी चाहिए? तो बेसिकली अपॉइंटमेंट डायरी कौन किससे मिलने आया है. सो इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ द पीपल, इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ हु इज़ कमिंग टू सी हु इज़ कमिंग टू सी होम, कौन किससे मिलने आ रहा है. एंड ऑल्सो इट हैज़ द फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स ऑफ हु इज़ गोइंग टू कम. एनी वन करना है. टेलीफोन डायरेक्टरी कैसे हेल्प करती है? इसमें इंटरनल लोगों के नंबर्स होते हैं, उनके एक्सटेंशंस होते हैं, अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली. बुक का क्वेश्चन है, सिंपल है, आ जाएगा. ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी वन करना है इसमें आपको क्या करना है? एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, और इसमें आपको कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करनी है. ठीक है. रिसेप्शनिस्ट को कॉल आया कि कंप्यूटर ख़रीदा, रिपेयर फंक्शन कर नहीं रहा है. आप डील नहीं करते रिपेयर एंड सर्विस गाइड के, तो आप बोलोगे, आप एक कॉन्वर्सेशन ड्राफ्ट कर लो. आई थिंक ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर मैंने किया हुआ है डिस्कस पहले भी, तो इसी जैसा, आई मीन नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर टू इट. द बेटर वुड बी कि आप पूरी कॉन्वर्सेशन ड्राफ्ट कर लो, क्योंकि नंबर 4 है ना. देन नेक्स्ट इज जोनल मैनेजर वांट्स टू फाइंड आउट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड मेक अरेंजमेंट सो ही विल बी एबल टू रीच नोएडा फ्रॉम मुंबई कंप्यूटर ट्रेनिंग. ठीक है. तो जोनल मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के बीच में बातचीत हो रही है, राइट. तो जोनल मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट के बीच बात हो रही है. तो आप हाय लता, आई एम गोइंग टू कम सो एंड सो, और ये अपना मेंशन कर दो. ओके सर, आई विल डू द नीडफुल. इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू हेल्प विद? नो, दैट्स इट. जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ फॉर 6 days. ख़त्म बात. तो ये 4 डायलॉग, मतलब 4 डायलॉग्स तो बना ही दो, 4 नंबर के हैं तो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैसेज लिखना है. मिसेस अश्विनी का अपॉइंटमेंट था बंदिता के साथ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, 4 बजे 14 अप्रैल 2024 को. लेकिन मिसेस अश्विनी फ़ोन करती हैं कि वो लेट हो जाएंगी 1 घंटे से. ठीक है. तो आपको क्या करना है? मैसेज फॉर्म लिखना है,
टू किसके लिए हैं, मिसेस बंदिता, ठीक है। देन फ्रॉम मिसेस अश्विनी, क्या मैसेज है, मिसेस अश्विनी कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट शी वुड बी लेट बाय 1 hour फॉर द मिसेस अश्विनी द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव विल बी लेट बाय 1 hour, ठीक है। एंड देन टेकन बाय रिसेप्शनिस्ट NRFM रेडियो, ख़त्म बात, दैट्स इट। नाउ कम टू ऑफिस यूज़। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल। हाउ कैन वन यूज़ ईमेल फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन, ईमेल को हम बेटर कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट होती है, ये इजी होती है, हम बहुत सारे अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, सेम चीज़ है, इजी एक्सेस है, कहीं से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, नो जियोग्राफिकल बैरियर, मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। तो कोई भी एनी वन करने तो दोनों में एक तरह से सेम ही बात आ रही है। एनी वन करो। नेक्स्ट यहाँ आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखनी है, यहाँ आपको टूर रिपोर्ट लिखनी है। तो टूर रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। अगेन रिपोर्ट का फॉर्मेट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, टेक अ लुक हेयर। ये टूर रिपोर्ट का फॉर्मेट है और ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है। तो आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, नेम ऑफ द कंपनी और सर्वे करा आपने, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे पॉइंट वाइज, ठीक है। फिर आप अपना नाम लिखोगे एंड में, स्मिता वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, टूर रिपोर्ट आपने सेंड करनी है। तो आप कहाँ पर ऑफिस कैसा चल रहा है उदयपुर का, वो सब लिखना है आपको इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, इनमें से कोई भी एक करनी है आपने। नेक्स्ट इज़ ईमेल, यू हैव टू राइट योर ईमेल आईडी, ब्रिजेश की ईमेल आईडी। आपने करना क्या है, आपको बताना है कि देयर विल बी अ मीटिंग रिगार्डिंग अ न्यू ब्रांच इन चंडीगढ़ 25 जून, ठीक है। तो ये बता दोगे आप, सब्जेक्ट लाइन भी लिख दोगे कि मीटिंग है, ठीक है। एंड देन यू विल राइट द जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, एंड देन यू विल राइट योर नेम हेयर एंड योर डेजिग्नेशन, दैट्स ऑल। तो पेपर इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, द ओनली थिंग इज़ अगर आप इसकी सैम्पल पेपर करेंगे, कम से कम एक फुल सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टफ एट ऑल, ठीक है। ओके, नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. I will help you out with the same. And if you're looking for any specific topic, अगर आप चाहते हो इंग्लिश का ही, गाइज इंग्लिश का ही बताना, इंग्लिश का ही अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, आई विल डू दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much for staying till the end. Take care, God bless, and wish you all the very best. Bye bye.